दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में इंटरमीडिएट साहित्यिक हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। दोस्तों यह मॉडल प्रश्न पत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्नों को समाहित किया गया है वे सभी प्रश्न पिछले बार की बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं, इस बार भी आने की संभावना है। इसलिए इस मॉडल प्रश्न पत्र को हम पूरा सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अपनी तैयारी को जांच भी सकेंगे कि आपने अभी तक अपनी तैयारी कितनी की है। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 12 विषय साहित्यिक हिंदी, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब। सभी प्रश्न अनिवार्य है। अब देखिए खंड में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो हिंदी गद्य साहित्य से हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। 5 अंक का पहला प्रश्न है। देखिए गुनाहों का देवता कृति के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, रामवृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय। तो दोस्तों गुनाहों का देवता कृति के रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं। इम्पॉर्टेंट रचना है, आ चुका है, याद रखेंगे आप। समालोचक पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों समालोचक पत्रिका के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। गाँव में देखिए प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932, 1934, 1936, 1938। तो इसका सही उत्तर है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए नासिकेत्तोपाख्यान कृति के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, काका कालेलकर। तो दोस्तों नासिकेत्तोपाख्यान सदल मिश्र की प्रसिद्ध रचना है, याद रखिएगा। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, कहानी, उपन्यास। तो दोस्तों शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा रचित एक उपन्यास है। फंसाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि शेखर एक जीवनी की विधा, तो लोग सोचते हैं जीवनी है तो जीवनी लिखा होगा, शेखर एक जीवनी तो जीवनी विधा होगा, लेकिन नहीं, यह है उपन्यास। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा में काव्य साहित्य के इतिहास से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 5 अंक के हैं, 1 अंक का हर प्रश्न है। देखिए कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 12, 15, 18, 16। तो दोस्तों इसका सही उत्तर 15। कामायनी में चिंता से लेकर आनंद तक कुल 15 सर्ग हैं। जयशंकर जी की रचना है कामायनी। कवि पंत को उनकी कृति लोकायतन पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी हाँ, पंत जी को लोकायतन पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संधनी गीत संग्रह है सुमित्रानंद पंत, अज्ञेय जी की, महादेवी वर्मा जी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो दोस्तों संधनी गीत संग्रह महादेवी वर्मा जी की है, आप याद रखेंगे ताकि यहाँ देखिए मिस प्रिंट है, वरमाला है, लेकिन महादेवी वर्मा जी। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1946, 1951, 1953। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है। देखिए जो पहला सप्तक है तार सप्तक, उसका 1943, दूसरे सप्तक का 1951, तीसरे सप्तक का 1959 है, याद रखिएगा। अंग निम्नलिखित में से हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? साकेत, प्रिय प्रवास, पद्मावत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, द्विवेदी युग की रचना है प्रिय प्रवास, हरिऔध जी की रचना है। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आपका समय ना ज़्यादा लूँ और प्रश्न पत्र हल भी हो जाए। देखिए सबसे पहले जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको हम। एक गद्यांश दिया है, इस पर आधारित 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। इस तरह गद्यांश पर आधारित प्रश्न कुल 10 अंक का है। तो देखिए पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना संचालित होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों याद आया
कौन सा पाठ है? तो यह राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो पहला प्रश्न कहता है 2 अंक का कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से अवतरित है और इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आपको तुरंत खट्ट से 2 नंबर मिलेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बस जो रेखांकित अंश से पढ़कर अपने भाषा शैली समझ के अनुसार उसी बात को लिख देना है। जैसे एक बार हम पढ़ लेते हैं, देखिए आप कैसे करिएगा। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। तो आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि अगर राष्ट्र में कोई जन, कोई वर्ग, कोई जाति, कोई समूह, कोई तबका अगर पीछे रह जाता है, अपना उन्नति नहीं कर पाता, अपना विकास नहीं कर पाता, तो उससे पूरे राष्ट्र का विकास प्रभावित होगा। इसलिए हमें सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। हो गया व्याख्या। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें शुद्ध क्यों लेनी होगी? तो देखिए, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें शुद्ध लेनी होगी। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे कि किसी जन को, किसी लोगों को, किसी समूह को पीछे छोड़कर राष्ट्र कभी अपनी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें शुद्ध लेनी होगी, खबर लेनी होगी। आगे देखिए, समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से क्यों ओतप्रोत होनी चाहिए? तो लिखेंगे इसका आपको उत्तर आप कि राष्ट्र के, समग्र राष्ट्र के जागरण और प्रगति के लिए, समग्र राष्ट्र के जागरण और प्रगति के लिए सभी को एक जैसी उदार भावना से संचालित होनी चाहिए। इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है? इस पृथ्वी पर रहने वाला जन इस पृथ्वी को माता कहता है, इसलिए पृथ्वी जन पृथ्वी का पुत्र है और उसे इस पृथ्वी पर समान अधिकार है। जैसे एक माँ का सभी बच्चों पर बराबर अधिकार प्रेम होता है, उसी तरह इस पृथ्वी पर भी प्रत्येक बच्चों का, प्रत्येक जन का अधिकार है। अथवा करके देखिए, अथवा करके देखिए, करना तो एक ही है लेकिन आप दोनों देख लीजिए ताकि इससे आपकी तैयारी भी हो जाए और एक तरह से रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि ये सब प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नस्तर तेज था चुभन गहरी पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली हिटलर बुरा था उसने लड़ाई छेड़ी पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई, मैं सोचता रहा मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की है। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नग्न पर कितनी अजय। तो देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो आप लिख देंगे कौन सा पाठ है बताइए? तो ये पाठ है रॉबर्ट नरसिंह होम और इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। तो आप लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है और पाठ का नाम रॉबर्ट नरसिंह होम में। मनुष्य के बीच दीवारें किसने खड़ी की है? मिस्त्री ने? नहीं, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही दीवारें खड़ी की है। उत्तर आप लिखेंगे। लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा ने क्या कहा? देखिए इसका उत्तर क्या होगा? लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा ने कहा कि मैं मानती हूँ हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई शुरू की थी, लेकिन उस लड़ाई में इस लड़की का घर भी ढह गया और मेरा भी, बात बराबर हुई। तो फिर हम दोनों में भेद द्वेष कैसा? हम दोनों एक। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का संकेत किया है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मानव के बीच फैली नफरत, द्वेष की ओर संकेत किया है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए गद्यांश का रेखांकित अंश क्या है? मनुष्य के बीच मनुष्य ने कितनी दीवारें खड़ी की है? ऊंची दीवारें, मजबूती फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नग्न पर कितनी अजय। तो आप लिख देंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि मनुष्य को
मनुष्य को कितना बांट दिया है, मनुष्य के बीच कितनी दीवारें, कितनी खाई पैदा कर दी गई है। ऊंच नीच की दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति धर्म संप्रदाय की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नग्न, कितनी अजय दीवारें खड़ी कर दी गई है। बस हो गया। अब देखिए चौथा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुजुग पच प्रतच छोत मिटी जात जमुंजल कै तारागण ठगन लुगत प्रगटत शशि अभिकल कै कालिंदी निर्तरंग जितो उपजावत तितनो हुई धरी रूप मिलन हित तासो धावत कै बहुत रजत चकई चलत कै फुहार जल उछरत कै निशिपति मल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। तो देखिए बच्चों, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिख लेंगे उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि से कौन सा पाठ से है? यमुना छवि नामक पाठ से अवतरित है, शीर्षक से अवतरित है और इसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये भी 10 अंक का है। पांचों प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। तो रेखांकित अंश क्या है कि कै बहुत रजत चकई चलत कै फुहार जल उछरत कै नसीपति मल अनेक विधि उठी बैठ कसरत करत। तो इस लिखेंगे आप कि प्रस्तुत रेखांकित अंश, या सीधे लिखेंगे कि गंगा के जल में पड़ने, यमुना के जल में पड़ने वाली चंद्रमा की प्रतिबिंब ऐसे दिखाई पड़ रही है जैसे जल में बहुत सी चांदी की चकई चल रही है और उसकी फुहारें जल के रूप में उठ रही है। कै निशिपति मल्ला, या फिर चंद्रमा रूपी मल्ल पहलवान अनेक विधियों से, अनेक प्रकार से उठी बैठत कसरत करत, उठ बैठकर कसरत कर रहा है। कसरतें करता कौन दिखाई पड़ रहा है? तो लिखेंगे चंद्रमा रूपी पहलवान कसरतें करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तरंगे कौन उत्पन्न कर रहा है? तो हवाएं या पवन तरंगों को उत्पन्न कर रही है। जब हवाएं चल रही है तो यमुना में तरंग उठ रही है। यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब के दिखने वाली छिपने की तुलना कवि किससे करता है? तो देखिए, कै तारागण ठगन लुकत प्रकटत शशि अभिकल। ठगन लुकत यानी लुकने छिपने से, लुका छिपी के खेल से आप पढ़े होंगे तो आपको याद आ गया होगा। यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब के दिखने व छिपने की तुलना कवि लुका छिपी के खेल से करता है। अथवा करके देखिए, शांत सिंह ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सकत सेवा पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु कतल लहरे उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। देखिए भाई, साड़ी सी सिकुड़न से जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्दुल मृदुल लहर। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको याद आया किस पाठ से है, किस कविता से है? तो यह है नौका विहार और इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। तो लिखने का आपको तरीका पता ही है, बार बार मैं आपको क्या बताऊं, क्या रिपीट करूं, आप लिख लीजिएगा, बस आप जान लीजिए। है नौका विहार, शीर्षक का नाम, कविता का नाम और कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देख लीजिए, सकत सया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। सकत सया पर यानी गंगा के बालू रूपी सया पर दुग्ध धवल दूध के समान सफ़ेद तनवंगी गंगा, दुबली पतली काया वाली गंगा ग्रीष्म विरल गर्मी से व्याकुल होकर श्रांत थकी हुई मुरझाई हुई चुपचाप लेटी हुई है। यह आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। गंगा बालू के मध्य से बहती हुई कैसे प्रतीत हो रही है? तो गंगा बालू के मध्य से बहती हुई एक छिड़ काया वाली पतली शरीर वाली नायिका के समान प्रतीत हो रही है। रेत की सया पर छिड़काए स्त्री कौन लेटी है? तो रेत की सया पर छिड़काए स्त्री गंगा लेटी है। हो गया। अब पांचवा का क देखिए। पांचवा का क ख है। क में है लेखक का साहित्यिक परिचय और रचना है। ख में कवि का साहित्यिक परिचय और रचना है। 5-5 अंक का प्रश्न है। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसके लिए अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। 80 शब्द के अंदर ही आपको पूरा इसका साहित्यिक परिचय दे देना है। तीनों में से किसी एक का, लेखक का, इसी तरह इन तीनों कवियों में से एक का। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, आज्ञा। आपने किसका याद रखा है कमेंट कीजिएगा। छठा प्रश्न देखिए, कथा भारती से होगा कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। देखिए, ये 5 अंक का प्रश्न आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी कहानी हैं
उन कहानी के जो नायक है उनका चरित्र चित्रण आपको याद कर लेना है और बस सारांश पढ़ लेना है, किताब में दिया हुआ है। ये दोनों में से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए यहाँ पूछा है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। पंचलाइट का नायक गोधन और बहादुर का नायक बहादुर ही है, तो इन दोनों का चरित्र चित्रण करना है। या फिर कर्मनाशा की हार कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालना है। 7वां में खंड काव्य से प्रश्न आएगा। देखिए हर जिले के लिए अपना अपना अलग निर्धारित खंड काव्य है। मैं यहाँ सोनभद्र से हूँ, तो हमारे यहाँ आलोक वृत्त खंड काव्य है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का। तो देखिए पेपर में सभी खंड काव्य दिए रहते हैं। आप जिस जिले से संबंध रखते हो आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि आपको कौन सा खंड काव्य याद करना है। तो खंड काव्य का जो प्रश्न आएगा उसमें भी आपको खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण याद कर लेना है और थोड़ा उसके पढ़ लेना है, आपका काम चल जाएगा। देखिए जैसे स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे देखिए आलोकवृत्त खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा आलोकवृत्त खंड काव्य में सत्य और अहिंसा का सुंदर समन्वय किया गया है, संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर एक आपको मिल गया चरित्र चित्रण वाला 7वां। तो आलोकवृत्त खंड काव्य के नायक है महात्मा गांधी, इनका चरित्र चित्रण कर देना है बस। अब भाग 2 शुरू होता है। निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का है, 2 नंबर संदर्भ के लिए, 5 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सीधे मैं हिंदी अनुवाद करता हूँ ताकि समय ज़्यादा न लगे। कि 17 वर्षों तक इन्होंने अमरता प्राप्त करने के उपाय सोचते हुए 17 वर्षों तक अमरता प्राप्त करने की उपाय सोचते हुए मूल शंकर ने गांव से गांव, नगर से नगर, वनों से वन, पर्वतों से पर्वत का भ्रमण किया, परंतु इनके मन को तृप्ति नहीं मिला। अनेक विद्वानों से व्याकरण, वेदांत आदि शास्त्रों, योग विद्या आदि की शिक्षा लिया और नर्मदा के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी के पास संन्यास ग्रहण किया और दयानंद सरस्वती नाम स्वीकार किया। तो ये किस पाठ से है? महर्षि दयानंद। तो आप लिख देंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका से महर्षि दयानंद पाठ से अवतरित है। बस 2 नंबर मिल गया आपको। और हिंदी अनुवाद मैंने बता ही दिया, अथवा करके देख लीजिए कि धन्योऽयं। सीधे हिंदी अनुवाद देखिए कि यह भारत देश धन्य है, यहाँ सभी जन के मन को पावन करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली संस्कृत सुशोभित है। वर्तमान के सभी साहित्यों में इसकी साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यह भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारी रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखी गई है। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। भाषा वैज्ञानिक द्वारा संस्कृत की गौरव व्यापकता किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। तो ये किससे है? तो दोस्तों ये संस्कृत भाषा या महत्तम से आप संदर्भ लिख ही लेंगे, अनुवाद बता दिया। अब 8वां का ख में आपको संस्कृत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। भी 7 नंबर का प्रश्न है कि उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति संपतो च विप्तो च महतम एक रूपता। तो देखिए इसका संदर्भ होगा, ये सुभाषित रत्नानी से है कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड से सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। ये आपका संदर्भ हो गया, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और हिंदी अनुवाद कि सूर्य उदय होने पर भी लाल होता है और डूबते समय भी लाल होता है। इसी तरह संपत्ति में, सुख में और दुख में जो सज्जन होते हैं वे भी एक ही जैसे होते हैं, एक समान रहते हैं, न सुख से प्रसन्न होते हैं न दुख से घबराते हैं। 9वां देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। संस्कृत साहित्य से आदि कवि कह आसीत? तो कह की जगह वाल्मीकि। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि है आसीत। कस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति? आत्मनस्तु कामाय, यानी अपनी ही कामना के लिए सर्वम प्रियम भवति, सभी लोग प्रिय होते हैं। मत्स्याः कम राजा नाम कुर्वन्, मत्स्याः आनंद मत्स्यम राजा नाम कुर्वन्। 10वां में देखिए, हास्य अथवा वीर रस की परिभाषा सोदाहरण लिखना है आपको। 10वां में क ख ग
रस और छंद और अलंकार है 6 अंक का। तो हास्य या वीर रस की परिभाषा उदाहरण आप लिख लीजिएगा। उपमा या अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखना है। हास्य का स्थायी भाव हास्य, वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है, आपको पता ही है। उपमा और अतिशयोक्ति लिख देंगे। उपमा मतलब जहाँ पर किसी उपमेय का उपमान से तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्मवाचक शब्द, अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी चीज़ का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण लिख लीजिएगा। रोला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है, 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया में एक आदि में एक दोहा और फिर एक रोला जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। और इस छंद में जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी से अंत भी होता है, लिख लीजिएगा। इस तरह से 11वां में देखिए, दीर्घ संधि का सूत्र है आदगुण एच सर्वड़े दीर्घ अकः सर्वड़े दीर्घ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सर्वड़े दीर्घ। अब अन्वेषणम का संधि विच्छेद होगा अनधन्वेषणम अनुधन एवषणम अनुधनेषणम अनुधन अवेषणम। दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुधन एषणम। उ व में बदल गया तो यहाँ पर हो गया अन्वेषणम। ख में देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। प्रतिदिनम दीनम प्रति दीनम दीनम प्रति समास हो गया अव्ययी भाव समास। नील कमलम ये हो गया आपका कर्मधारय समास। दशाननः 10 आनन यस्य सह जिसके 10 आनन है वह, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। अब देखिए 12 का क आत्मन का चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। आत्मने आत्मनि आत्मनो आत्मसु, तो इसका सही उत्तर है आत्मन यानी आत्मा का चतुर्थी विभक्ति एक वचन आत्मने होता है। तिष्ठतम है लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है सही वे है लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। अब देख लीजिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के प्रत्यय लिखिए। श्रीमती इसमें है आपका वतुप प्रत्यय, बलवान इसमें भी श्रीमती में है मतुप प्रत्यय, बलवान में वतुप, श्रीमती में वतुप, गुणवान में वतुप। अब देखिए घ निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 के विभक्ति और नियम का उल्लेख कीजिए। विद्यालयम अभिता वृक्षा सन्ति, इसमें आपका विभक्ति है द्वितीय विभक्ति और नियम होगा अभिता परितः समयानिक सहा प्रति योगी अपि। ब में गिरधरा शीर्षा खलवाटा, इसका जो विभक्ति होगा वे तृतीय विभक्ति होगा और सूत्र होगा एनांग विकार। अब देखिए छात्रेण सह शिक्षकः गच्छति, संयुक्ते प्रधाने नियम हो गया और इसमें विभक्ति होगी तृतीय विभक्ति। अब देखिए 13वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। कुएं से पानी लाओ, कृपात जलम आने, तालाब में कमल खिलते हैं, सरोवरे कमलानी विकसंती, कुएं का पानी ठंडा होता है, कुपस्य जलम शीतलम भवति। अब 14 में आपको लास्ट में निबंध लिखना है कि निम्न में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये निबंध 9 अंक का प्रश्न है। भारतीय किसानों की समस्या और समाधान, मेरे प्रिय कवि, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो इस तरह से दोस्तों आपके 14 प्रश्न आएंगे। आप बोर्ड में इस बार फाड़ के रख लीजिएगा, तूफानी कर दीजिएगा। आपको ढेर सारी परीक्षा की शुभकामनाएं। अब फिर मैं एक नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ आपसे पुनः मिलूंगा। धन्यवाद।